आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एलएलबी सेकंड सेमेस्टर। तो क्वेश्चन है, शून्य करार को समझाइए। भारतीय संविदा अधिनियम की उपयुक्त धाराओं का उल्लेख करते हुए विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म वॉइड एग्रीमेंट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन ये आता है, कौन कौन से करार शून्य हैं, शून्य करार क्या होते हैं, शून्य करार को समझाइए, या शून्य करार किस किस तरह से होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि शून्य करार क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ये किस किस तरह होते हैं, किस किस वजह से होते हैं। तो नंबर एक पर आता है भूल के आधार पर शून्य करार होना। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान भाषा में है, जिससे कि आसानी से समझ आ सकें। पहले आसान भाषा में समझते हैं कि शून्य करार क्या क्या होते हैं, किस किस आधारों पर होते हैं। तो नंबर एक पर आता है भूल के आधार पर। एग्रीमेंट बेस्ड ऑफ मिस्टेक इज़ वॉइड। भूल के आधार पर कैसे होते हैं? कोई भी करार करते समय यदि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष से किसी तरह की भूल हो गई हो तो वह करार शून्य कहलाता है। ठीक है। और दूसरी किस तरह से हो सकते हैं? और शून्य करार हो सकता है नैतिक व लोक नीति के विरुद्ध किया गया करार। मेड अगेंस्ट पब्लिक एंड मोरालिटी इज़ वॉइड। ये किस तरह का करार होता है? ये इस तरह का करार होता है यानी कि ए और बी पक्ष ने किसी सी पक्ष की संपत्ति को नुकसान कराने के लिए कोई करार किया, तो जो ए और बी के बीच जो करार हुआ था वह शून्य करार कहलाया जाएगा, और ये न्यायालय किसी तरह से अवैध करार भी घोषित कर देगा। प्रतिफलहीन करार शून्य कहलाया जाता है। जो किसी बिना प्रतिफल की जो करार होता है वो भी शून्य कहलाया जाता है। इसे कहते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। और करार कौन से होते हैं? एक करार वह कहलाता है विवाह के अवरोधार्थ शून्य करार, यानी कि किसी का विवाह हो रहा है और वह नाबालिग भी नहीं है, बालिग हैं, दोनों का विवाह हो रहा है, विवाह के बीच रुकावट करने के लिए कोई करार कर दिया, यानी कि रामलाल ने श्यामलाल से कहा कि शामू का विवाह हो रहा है, और रामू का विवाह रुकवाने के लिए रामलाल ने श्यामलाल को 10,000 रुपये दिए। अब जो 10,000 रुपये रामलाल ने श्यामलाल को दिए तो वह विवाह रुकवाने के लिए दिए, तो यह करार भी शून्य कहलाया जाएगा, जबकि वह विवाह कानूनी तौर पर मान्य है, यानी कि बालिग हैं दोनों, विवाह हो सकता है। अगर वह विवाह रुकवा रहे हैं तो वह करार शून्य है और अवैध भी कहलाया जाएगा, दोनों दंडनीय अपराध के भी भागी। और किस तरह तरह से हो सकते हैं? और भी अनेक तरह होते हैं जिससे शून्य करार हो सकता है, करार शून्य घोषित हो सकता है, अवैध भी किया जा सकता है। तो अब समझते हैं रिटन भाषा में, जो कि पीडीएफ एग्जामिनेशन में दिया जाए। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है लॉन्ग में शॉर्ट में किसी भी तरह से आता है। शून्य करार अवैध करार को परिभाषित कीजिए, काफ़ी तरह से आता है। जहाँ भी शून्य करार दे दिखे वहाँ पर इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, आसान भाषा में जो भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं अब शून्य करार वॉइड एग्रीमेंट। ये आता है धारा 2 के अंतर्गत, 2G के अंतर्गत। ठीक है, ये धाराएं आपको जितनी याद रख लोगे उतना ही आपके लिए अभी भी फ़ायदा है, लास्ट में भी फ़ायदा है, क्योंकि धाराओं का ही खेल होता है। लॉ में जुडिशरी जो है वो एक पहाड़ की तरह है, लेकिन अगर उसको हम समझेंगे तब वह कुछ भी नहीं है। लॉ जो है वो है रटने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना उसको समझा जा सकता है उतना ही समझ के अगर किया जाए तब वह बहुत आसान है। अगर उसको रटने की कोशिश की जाएगी तब वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसको हम किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। किसी का एग्जाम्पल किसी में जोड़ लिया माइंड में, उसको उससे याद आ जाएगा, याद रखा जा सकता। तो फिर अब शुरू करते हैं। धारा 2G के अनुसार ऐसा समझौता जो कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल जो दिया गया है, आने बा को बिना किसी प्रतिफल के 10,000 रुपये देने का वायदा करता है। यह करार प्रतिफलहीन होने का कारण शून्य है, यानी कि इसमें प्रतिफल नहीं है, तो यह करार शून्य कहलाया जाएगा, अतः न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। शून्य करारों को अध्ययन की सुविधा हेतु दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है संविदा अधिनियम में स्पष्ट शून्य घोषित करार, दूसरा है न्यायिक व्याख्या के आधार पर शून्य घोषित करार। यानी कि एक तो जो होता है संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा शून्य, एक होता है न्यायिक व्याख्या के आधार। अब इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं।
ये आता है, अब भूल पर आधारित करार शून्य होता है, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन मिस्टेक, यानी कि कोई मिस्टेक हो गई, वह करार शून्य है। धारा 20 के अनुसार जहां किसी करार में दोनों ही पक्ष करार के किसी आवश्यक तत्व के बारे में भूल करते हैं तो वहाँ करार शून्य होता है। एग्जाम्पल जो है वो आने बासे घोड़ा विशेष खरीदने को करार करता है। यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका था, यद्यपि किसी पक्ष को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, करार शून्य है। यानी कि जो रामलाल है उसने एक घोड़ा खरीदा श्यामलाल से। अब रामलाल को भी नहीं पता था कि ये मर जाएगा और ना ही पता था श्यामलाल को। अब मौत का कुछ पता तो होता नहीं है। अब जब उसको खरीदने का टाइम आया तब वह घोड़ा मर चुका था, तो यह करार शून्य हो जाएगा। इसी तरह से हम समझते हैं कि रामलाल ने श्यामलाल को एक बाइक बेचने का करार दिया, दोनों में करार हो गया। अब जब वो बाइक को देने का समय आया तब वह बाइक चोरी हो चुकी थी, बाइक हो गई चोरी, तो यह करार जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि बाइक चोरी हो जाएगी, या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू बाइक खराब हो गई, तो ये भी करार शून्य होगा। अब आता है नैतिकता व लोक नीति के विरुद्ध किया गया करार शून्य होता है, एग्रीमेंट मेड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड मोरालिटी इज वॉइड। ये आता है धारा 23 के अंतर्गत। धारा 23, देखिए शून्य करार किसके अंतर्गत आता है, धारा 2G के अनुसार, ये बात ध्यान रखना है। और नैतिकता व लोक नीति के विरुद्ध किया गया करार शून्य, ये आता है धारा 23 के अनुसार। यदि कोई करार अनैतिक है या सार्वजनिक नीतियों के विरुद्ध है, ऐसा करार अवैध तथा शून्य होगा। शून्य तो होगा ही, शून्य तो हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। अवैध जो होगा वो न्यायालय करता है, अवैध जो होगा वो न्यायालय के थ्रू होगा। जो बा मुख्तार है, उस रूप में बा अपने असर को सा के पक्ष में प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करता है तथा उसे 1,000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है, करार शून्य है क्योंकि यह अनैतिक है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए बा को किराए पर देने के लिए करार करता है, करार शून्य है क्योंकि यह अनैतिक है, भले ही किराए पर देना भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। देखिए किराए पर कोई भी चीज़ देना दंडनीय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पत्नी या पुत्री किसी को किराए पर दे देना, ठीक है, ये तो दंडनीय अपराध होगा यार। किसी की पत्नी है, उसने कहा कि चल मुझे 10,000 रुपये दे दे और मेरी पत्नी किराए पर ले जा, तो यह करार शून्य भी होगा, अवैध भी होगा और दंडनीय अपराध भी होगा, तीनों चीज़ आ जाएंगी इसमें। अब आता है प्रतिफलहीन करार शून्य होता है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, ये तो अभी समझाया ही था। ये आता है धारा 25 के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर प्रतिफल के बिना, ये आता है ना प्रतिफल, जहाँ देखिए प्रतिफलहीन, प्रतिफल के बिना, तो वह करार जो होता है वो शून्य होता है। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। यह है आ बा को बिना किसी प्रतिफल के 1,000 रुपये देने का वादा करता है, तो यह करार शून्य है। बिना किसी प्रतिफल के 1,000 रुपये कोई क्यों देगा, तो ये प्रतिफल करार शून्य। विवाह के अवरोधार्थ करार शून्य होता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, ये आता है धारा 26 के अंतर्गत। धारा 2G के अनुसार आता है, धारा 25 धारा 26 के अनुसार, जैसे नाबालिग को छोड़कर, जैसे नाबालिग है अगर उसका विवाह रुकवाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नाबालिग का विवाह रुकवाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाबालिग के सिवाय किसी व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाला करार शून्य होता है। यानी किसी ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए कि फलां का विवाह हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, या मेरी गर्लफ्रेंड से वो शादी कर रहा है, उसका विवाह रुकवा दो, तो ऐसा विवाह जो होगा वो शून्य होगा। विवाह शून्य नहीं होगा, वो जो करार जो हुआ दो व्यक्तियों के बीच वो करार शून्य होगा। व्यापार के अवरोधार्थ करार शून्य होता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, यह आता है धारा 27 के अंतर्गत। ये जो है समझाने के तरीके दिए गए हैं कि करार शून्य कब कब होता है। इनमें से अगर आपने पूरी वीडियो देखी, पूरा क्लास जो है अटेंड की, उसके अंतर्गत कुछ 2-4 भी अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो समझ लो एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। LLB सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर या BA LLB में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 27 के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर
व्यापार में रुकावट डालने वाला करार शून्य होता है। धारा 27 के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर व्यापार में रुकावट डालने वाला करार शून्य होता है। माधव चंद्र बलराम राजकुमार 1874 में ये हुआ था, केस जो है 1874 का है, में वादी तथा प्रतिवादी प्रतिस्पर्धा दुकानदार थे। ये दोनों दुकानदार, एक दुकानदार थे। प्रतिवादी ने वादी से प्रस्ताव किया कि यदि वह अपना व्यापार उस स्थान से हटाकर अन्य किसी स्थान पर ले जाए तो उसे 100 रुपये दिए जाएंगे। निर्णय हुआ कि करार शून्य है, क्योंकि किसी का व्यापार जो है क्यों हटाया जाएगा भाई, उसका व्यापार है, वो अपना चला रहा है, तो यह करार जो होगा वो शून्य होगा, वॉइड। वैधानिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार शून्य होते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। इसमें जो है दो तरह से दिया गया है। ऐसे करार जिनके द्वारा एक पक्ष को न्यायालयों में अपने कानूनी अधिकारों को लागू करने से पूर्णतया रोका गया हो तो यह करार शून्य हो जाएगा। यानी कि कोई भी करार करते समय एक पक्ष जो है किसी दबाव में लाकर दूसरे पक्ष से कहता है कि कानूनी के विरुद्ध, यानी कि कानून के विरुद्ध कोई भी करार कर लेते हैं तो वह शून्य कहलाया जाएगा। यानी कि उसे पूरी तरह से दबाव डाल दिया गया, उसे रोक दिया गया, तो ऐसा करार जो होगा वो शून्य होगा। दूसरा है, इसमें दिया गया है ऐसा करार जिनके द्वारा किसी वाद को चलने का समय कम किया गया हो। अनिश्चितता के कारण करार शून्य होता है। एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, ये आता है धारा 29 के अंतर्गत। ये वाला जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। वे करार जिनका अर्थ अनिश्चित है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है, शून्य है। अनिश्चित है या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है तो वह करार शून्य है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति है राम, ठीक है, उसने दूसरे व्यक्ति श्याम को 100 टन तेल देने का करार दिया। अब राम जो है उसने श्याम को 100 टन तेल देने का करार दिया। अब तेल देने का करार तो दिया, लेकिन राम ने ये नहीं बताया कि तेल किस चीज़ का देगा वो। अब श्याम ने भी ये नहीं पूछा कि तेल है किस चीज़ का, भाई सरसों का है, मिट्टी का है, पेट्रोल है, या कोई और है, तो यह करार जो होगा वह शून्य होगा। तेल तो देने का करार दिया है, लेकिन कौन सा तेल देने का करार दिया है, तो इस थ्रू यह करार शून्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम ने श्याम को एक स्मार्टफोन देने का वादा किया, यानी कि करार दिया। यह करार शून्य हो जाएगा, क्योंकि राम ने ये नहीं बताया कि वो स्मार्टफोन कौन सी कंपनी का देगा, सैमसंग देगा, वीवो देगा, ओप्पो देगा, किस तरह का देगा, तो यह करार जो है वह शून्य करार कहलाया जाएगा। बाजी की रीति के करार शून्य होते हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ विगर ऑफ अवॉइड नहीं वॉइड, ये आता है धारा 30 के अनुसार। बाजी तो आप जानते ही हैं, बाजी या शर्त एक ही बात है दोनों। बाजी पूर्ण की रीति के करार शून्य होते हैं। उदाहरण, आ और बा आपस में यह करार करते हैं कि किसी विशेष दिन वर्षा न होगी तो आ बा को 500 रुपये देगा, और यदि हुई तो बा आ को 500 रुपये देगा। यह करार बाजी की रीति का होने के कारण शून्य है। यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं, आपस में बाजी लगाते हैं कि मंगलवार को वर्षा होनी है। बा कहता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि वर्षा नहीं होगी। अब दूसरा व्यक्ति कहता है यदि वर्षा हुई तो तू मुझे 500 रुपये देगा। जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है मंगलवार को यदि वर्षा नहीं हुई तो तू मुझे 500 रुपये देगा। यानी कि 500 रुपये की शर्त लग गई, तो यह भी करार शून्य कहलाया जाएगा। यह मान्य नहीं होगा न्यायालय में। असंभव घटना पर आधारित करार शून्य होते हैं। एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट इम्पॉसिबल इवेंट आर वॉइड, यह आता है धारा 36 के अनुसार। ये करार ऐसे होते हैं जो किसी भी घटना के होने पर कोई कार्य करने या ना करने के संबंध में है, शून्य होते हैं, भले ही करार के पक्षों को घटना की असंभवता का ज्ञान हो या ना हो, यह करार भी शून्य होते हैं।
अब लास्ट जो एग्जाम्पल आता है, जो टॉपिक आता है, असंभव कार्य करने का करार शून्य होता है। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, धारा 56 के अनुसार। असंभव का मतलब है कि जो संभव ही नहीं है, ऐसा कोई कार्य करने के लिए कोई करार है, करार किया गया, तो वह आपस में करार शून्य होगा। कोई भी असंभव कार्य है, अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि आने बासे जादू के द्वारा खजाना खोजने का करार किया है, तो वह वॉइड होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी से जादू करके कोई खजाना ढूंढवाया जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। तो यह भी करार जो होते हैं वो शून्य होते हैं। न्यायिक व्याख्या के आधार पर शून्य घोषित करार, धारा 11 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक नाबालिग अस्वस्थ तथा विधि द्वारा संविदा करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम पक्ष नहीं है। अतः न्यायिक व्याख्या के आधार पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए करार आरंभ से ही शून्य होते हैं, यानी कि शुरू से ही शून्य है। जब वह करार किए गए थे उस समय से ही शून्य होते हैं। शून्य करार होने की ही संभावना तो होती है, लेकिन वह पूर्ण रूप से शून्य ही होती। संविदा करने के लिए सक्षम पक्ष नहीं है, अतः न्यायिक व्याख्या के आधार पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए करार आरंभ से ही शून्य होते हैं। धर्मोदास घोष बनाम मोहरी बीवी 1903 में ये जो होते हैं वह केस होते हैं। अगर केस याद रख लो तब भी बहुत अच्छी बात है। केस, एक दो केस तो याद करना कंपलसरी होता है। प्रीवी में कौंसिल ने यह निर्णय दिया कि नाबालिग का संविदा आरंभ से ही शून्य होता है। नाबालिग है, बालिग नहीं है, तो उस पर कोई करार शून्य पहले से ही होता है, क्योंकि नाबालिग जो है वह कोई भी करार नहीं कर सकता, तो वह पहले से ही शून्य करार होता है। ठीक है, ये था आज का क्लासेस थी हमारी एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एलएलएम वालों के लिए। और भी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्लासेस।